हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में पुनः आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। तो दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे भारत के वायसराय, जो कि हमारा अंतिम भाग है वायसराय का। ठीक है, तो उसके संबंध में चर्चा करेंगे और देखते हैं कौन कौन से वायसराय और क्या क्या उनके समय पर कार्य हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं भारत के वायसराय। ठीक है, देखो सबसे पहले हमारा जो लास्ट क्लास हमने देखा था, रीडिंग तक हम देख चुके थे। ठीक है, आज है इरविन से हम शुरू करेंगे। ठीक है, 1926 से 31 तक का इसका कार्यकाल रहा है। सबसे पहली जो महत्वपूर्ण घटना है इसके समय की मैं आपको बताता हूं। एक तो इसके समय पर ही साइमन कमीशन भारत आया था। ठीक है, जिसका भारतीयों ने विरोध किया था। दूसरा 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन इसी के समय शुरू हुआ था। ठीक है, फिर गांधी इरविन समझौता इसी के साथ हुआ था। गांधी और इरविन के मध्य 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ था। ठीक है, तो गांधी इरविन समझौता, उसके पश्चात गांधी जी सविनय अवज्ञा वापस लेते हैं। ठीक है, और प्रथम गोलमेज सम्मेलन इसी के समय पर होता है। ठीक है, पहला गोलमेज सम्मेलन जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है ब्रिटेन में, ठीक है, इसी के समय पर होती है। 4 घटनाएं, तो सम्मेलन असफल रहता है। उसके पश्चात गांधी जी पुनः जो सविनय अवज्ञा आंदोलन उसको दोबारा शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये 4 घटनाएं मैं यहाँ पर लिखा नहीं रहा हूं क्योंकि इतिहास में हम देखेंगे। ठीक है, जब हम इतिहास पढ़ेंगे वहां पर इसके संबंध में पूरा चर्चा हम करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखो 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1928 का साइमन कमीशन जो भारत 1928 में आया था लेकिन 1927 में वहां से भेजा गया था। ठीक है, और तीसरा प्रथम गोलमेज सम्मेलन और गांधी इरविन समझौता, उसके बारे में हम थोड़ा लिख लेंगे। ठीक है, गांधी इरविन समझौता हम लिख लेंगे। इसने सबसे पहले क्या किया, देखो 1927 में देशी रियासतों के संबंध में ध्यान रखिएगा। ठीक है, देशी रियासतों के संबंध में हार्टोग बटलर समिति का गठन किया। ठीक है, तो सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा कि हार्टोग बटलर समिति का संबंध किससे है। ठीक है, किससे है, देशी रियासतों से। ठीक है, का गठन किसने किया था, इरविन ने। कब किया था, 1927 में। दूसरा 1928 में इसने रॉयल पील कमीशन का गठन किया। रॉयल पील कमीशन का गठन, ठीक है, रॉयल पील कमीशन का गठन, जिसके पश्चात इसी कमीशन के पश्चात इसी की अनुशंसा पर तथा इसकी अनुशंसा पर इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एग्रीकल्चर रिसर्च इसका गठन किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, रॉयल पील कमीशन का गठन तथा इसी की अनुशंसा पर इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो पूसा वाला है। ठीक है, तो इसकी स्थापना की गई थी कब, 1928 में। ध्यान रखिएगा 1929 में। ठीक है, 1929 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला देखो, इसी के समय पर प्रथम ट्रेड अधिनियम, व्यापार अधिनियम। ठीक है, प्रथम ट्रेड अधिनियम पारित, कब पारित हुआ, 1926 में। भी आप लोगों ने ध्यान रखना, 1926 में पारित हुआ, जिसमें हड़ताल को वैध माना गया। मतलब यदि कोई कर्मचारी हड़ताल करता है तो उसको वैध माना गया। ठीक है, तो उसके संबंध में भी अब सोचा जाएगा। अगला देखो, इसी के समय पर अन्य घटनाओं में शारदा अधिनियम, लगातार एग्जाम में पूछा था। ठीक है, 1930 में आया था शारदा अधिनियम, 1930 में आया था, जिसमें जो कि किसके द्वारा तैयार किया गया था, हरविलास सारदा द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, शारदा अधिनियम हरविलास सारदा द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसमें लड़कियों के विवाह की आयु 14+, ठीक है, 14, और लड़कियों का और लड़कों के विवाह की आयु 18
कितनी 18 वर्ष, ठीक है, दोनों ध्यान रखिएगा आप लोग। तो क्वेश्चन बन चुका है कि शारदा अधिनियम में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी थी, 14 वर्ष, ठीक है, लड़कों की 18 वर्ष। हरविलास शारदा के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था, ये भी आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, ठीक है। क्या था इसके संबंध में बाद में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। जब इतिहास पढ़ेंगे आधुनिक भारत का, उसमें इसको विस्तार से हम जानेंगे, ठीक है। तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा इरविन के बारे में। अभी बाकी जो चीजें मैंने शुरुआत में बताई थी वो भी इसी के संबंध फैक्टर, लेकिन उसको हम इतिहास में देखेंगे। बस आप टाइम पीरियड याद रखिएगा, इसके बीच की जो भी घटनाएं होंगी वो सब इरविन के टाइम की होंगी, ठीक है। 1927 में देशी रियासतों के लिए हार्टोग बटलर समिति का गठन किया गया, ठीक है। एक रॉयल पील कमीशन का गठन और इंपीरियल काउंसिल ऑफ रिसर्च एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है, इसकी स्थापना की गई 1929 में। ट्रेड अधिनियम पारित लाया गया पहला, ठीक है, 1926 में, और हड़ताल को वैध माना गया। शारदा अधिनियम 1930 पारित हुआ था, ठीक है, जो कि हरविलास शारदा के द्वारा प्रस्ताव दिया गया था। लड़कियों के विवाह की आयु 14 वर्ष और लड़कों के 18 वर्ष। साथ ही 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता भी हुआ था, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं वेलिंगटन, वेलिंगटन, ठीक है, वेलिंगटन। इसका कार्यकाल है 1931 से 36, 1931 से 36। इसके समय की जो महत्वपूर्ण घटना है उनमें देखो, 2 गोलमेज सम्मेलन, यानी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन इसी के समय पर हुआ था। इसके अलावा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा, ठीक है, 1932 में, इसको लिख लेते हैं, चलो 1932 में, 1932 में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब हुई थी? 1932 में हुई थी। इसके अलावा 1935 का भारत शासन अधिनियम इसी के समय पर आया था, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935। और वर्मा को भारत से पृथक किया गया, ठीक है, वर्मा को भारत से अलग किया गया, बर्मा को भारत से अलग, ठीक है, म्यांमार को, यानी कि कब किया गया? 1935 के अधिनियम द्वारा अलग किया गया। इसके अलावा इसमें जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना, 1936 अखिल भारतीय, पूछा जा चुका है, ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा, किसान सभा की स्थापना, ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? 1936 में हुई थी। साथ ही देखो 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना, ठीक है, ध्यान रखिएगा कब हुई थी? 1934 में। किसने की थी? आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण द्वारा, ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव जयप्रकाश नारायण द्वारा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण द्वारा कौन सी पार्टी की? कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 1934 में, ठीक है। बाकी अन्य जो फैक्ट मैं आपको बता चुका हूं, जिसमें 1931-32 का गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, 2 गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय और तृतीय, साथ ही सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा इसी के समय हुई है, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो समाप्त होता है इसी के समय पर होता है। इसके अलावा पूना पैक्ट इसी के समय पर होता है, ठीक है, 1935 का भारत शासन अधिनियम, जिसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लगाया जाता है, वो भी इसी के समय से होता है, और प्रांतों को प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की जाती है, ठीक है। तो ये भी इसी के समय की सारी घटनाएं हैं। 1935-1936 तक का इसका कार्यकाल रहा है। तो इसके बीच की जो भी घटनाएं ऐतिहासिक, जब हम पढ़ेंगे इतिहास पढ़ेंगे आधुनिक भारत का, ठीक है, उसमें जो भी घटनाएं इसके मध्य की वो सारी इसी के समय की है, ठीक है। आगे देखो लिनलिथगो, देखो आगे है लिनलिथगो, ठीक है, इसके समय की महत्वपूर्ण घटना सबसे पहले 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए थे, ठीक है, प्रांतीय चुनाव 1937 में हुए थे, प्रांतीय चुनाव, ठीक है।
इसके अलावा अन्य जो इसके समय की घटना है जो इतिहास में हम पढ़ेंगे वो है देखो अगस्त प्रस्ताव 1940, 8 अगस्त 1940 का अगस्त प्रस्ताव, ठीक है। इसके अलावा लिख देता हूं चलो अगस्त प्रस्ताव, ठीक है 1940 में। बाकी 1942 का क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन 1942 का, ठीक है। साथ देखो द्वितीय विश्व युद्ध, भारत का वायसराय, द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था? लिनलिथगो। 1936 से 1944 तक का इसका कार्यकाल रहा है, ठीक है। प्रांतीय चुनाव इसके समय पर हुए थे सर्वप्रथम 1937 में, ठीक है। उसके बाद इन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था, जीते लेकिन उसके बाद इस्तीफा भी दे दिया गया था, ठीक है। फिर अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 का, 8 अगस्त 1940 का अगस्त प्रस्ताव, ठीक है। फिर क्रिप्स मिशन भी भारत आया था, स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में, ठीक है। क्रिप्स मिशन भारत आया था और अगस्त प्रस्ताव के पश्चात ही क्रिप्स मिशन भारत आया था, ठीक है। 1942 में आया था, ये 1940 का। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था? लिनलिथगो था। और सर्वाधिक अवधि तक वायसराय रहने वाला कौन है? लिनलिथगो, ठीक है। सर्वाधिक अवधि तक देखो 36 से 44 लगभग 8 साल तक ये वायसराय रहा था। इससे कम कौन था? कर्जन, जो कि 7 साल था, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। इसी के समय पर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होती है, फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होती है 1939 में। और साथ ही देखो मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन, मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन, ठीक है। कब है? 1943। इसी के समय पर हुआ है मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन, जिसमें मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बांटो और छोड़ो का नारा किसके समय पर दिया था? मुस्लिम लीग ने, इसी के समय पर, ठीक है। इसी के समय पर अन्य घटनाएं देखो, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था इसी के समय पर हुआ था। लिनलिथगो के समय पर देखो प्रांतीय चुनाव 1937 में संपन्न हुए थे। जो 1935 का भारत शासन अधिनियम आया था उसके आधार पर 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए थे, ठीक है। उसके अलावा देखो प्रांतों में द्वैध शासन शुरू हो गया था 1935 के बाद से। दूसरा अगस्त प्रस्ताव, 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव लाया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को शामिल करने संबंधी प्रस्ताव था, ठीक है। प्रस्ताव यही था कि अभी हम ब्रिटेन की मदद करें, ठीक है, उसकी तरफ से युद्ध लड़े, उसके पश्चात जैसे समाप्त हो जाए युद्ध ब्रिटेन हमें आजाद कर देगा, यही सारी चीजें उसमें दी गई थी, ठीक है। लेकिन भारतीयों ने इसको ठुकरा दिया। उसके पश्चात 1942 का क्रिप्स मिशन आता है, ठीक है। क्रिप्स मिशन पुनः ऐसी ही विचारधारा के साथ। फिर द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन है? लिनलिथगो, ठीक है। यही द्वितीय विश्व युद्ध के समय वायसराय भी है। और सर्वाधिक अवधि तक वायसराय रहने वाला कौन है व्यक्ति? लिनलिथगो, ठीक है। 1936 से 44 तक का ये रहा है। साथ ही देखो इसी के समय पर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होती है 1939 में। मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन, इसको बिल्कुल अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग, स्टार लगा लीजिए इस पर, ठीक है। ये छपने वाला सवाल है कि किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग द्वारा बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया था? किस में दिया गया था? देखो 1943 के कराची अधिवेशन, दोनों चीज आएगा ऐसे। 1941 के लाहौर अधिवेशन, 1943 के ढाका अधिवेशन, 1943 के कराची अधिवेशन, ऐसे ऑप्शन आएगा, याद रखना ऐसे ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो 1943 का कराची अधिवेशन याद रखिएगा, जिसमें मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था, ठीक है। बाकी भारत छोड़ो आंदोलन भी इसी के समय पर 1942 में शुरू हुआ था, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये सारी चीज के बारे में। आगे देखते हैं वेवेल, ठीक है। वेवेल जो कि 1944 से 47 तक का रहा था, ठीक है। सबसे पहले तो ये इसके टाइम पे एक वेवेल योजना आई थी। उससे पहले देखो राजगोपालाचारी फॉर्मूला 1944 में, राजगोपालाचारी, ठीक है, राजगोपालाचारी फॉर्मूला आया था एक,
ठीक है, ध्यान रखिएगा 1944 में राजगोपालाचारी फॉर्मूला। मुस्लिम लीग द्वारा मुस्लिम लीग द्वारा 16 अगस्त 1946 छप चुका है सवाल, ठीक है। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था, ठीक है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। आरओ 2016 में ये पूछा गया, ठीक है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में इसको मनाया गया था। मुस्लिम लीग द्वारा 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था, ठीक है। तीसरा इसके समय की महत्वपूर्ण घटना है वेवेल योजना। वेवेल योजना इसी के समय की घटना है, ठीक है। इसके अलावा देखो, वेवेल योजना के अलावा कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन, ठीक है, 26 मार्च 1946 भारत आया था, ठीक है। कौन थे इसके अध्यक्ष, कौन थे? स्टेफर्ड क्रिप्स जो कि अध्यक्ष थे, ठीक है। स्टेफर्ड क्रिप्स अध्यक्ष थे, साथ ही 2 और सदस्य इसमें थे। 2 सदस्य कौन थे? 2 अन्य सदस्य पैथिक लॉरेंस और ए बी अलेक्जेंडर, ठीक है। 2 इसमें अन्य सदस्य। देखो, कैबिनेट मिशन जो कि 26 मार्च 1946 को भारत आया था, ठीक है। डेट भले ही आप लोग याद ना रखें, लेकिन ध्यान रखिएगा मार्च 1946 को जो भारत आया था, इसमें स्टेफर्ड क्रिप्स के अध्यक्ष थे और 2 अन्य सदस्य इसमें कौन कौन से थे? पैथिक लॉरेंस और ए बी अलेक्जेंडर। तो कैबिनेट मिशन भी इसी के समय पर आया 1946 में भारत में, ठीक है। संविधान सभा का गठन इसी के समय पर किया गया है। अंतरिम सरकार इसी के समय पर बनती है, ठीक है। अंतरिम सरकार जो कि 2 सितंबर 1946 को बनती है, ठीक है। अंतरिम सरकार। संविधान सभा का गठन जो कि नवंबर 1946 में किया गया था, ठीक है। ये सारी घटनाएं इसी के समय की है। भारत की संविधान निर्माण इसी के समय से शुरू हो गया था। देखो, वेवेल। और एक और इसके समय की घटना है एटली की घोषणा। क्लेमेंट एटली जो कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, ठीक है, उसने घोषणा करी थी। क्या करी थी घोषणा की? 30 जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा। ठीक है। और एटली की घोषणा ये कब हुई थी? एटली की घोषणा, ये घोषणा की डेट है, डेट इसको याद रखिएगा आप लोग, 20 फरवरी 1947 1947 को, ठीक है। 20 फरवरी 1947 को एटली ने घोषणा करी थी कि 30 जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। तो क्वेश्चन ये बन चुका है कि किस एटली की घोषणा के अनुसार किस तिथि तक भारत को स्वतंत्र किया जाता, कब किया जाता? देखो, 30 जून 1948 तक का भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा की गई थी, ठीक है, एटली द्वारा 20 फरवरी 1947 को। ध्यान रखिएगा वेवेल के टाइम की बहुत सारी घटनाएं महत्वपूर्ण। देखो, 1944 में राजगोपालाचारी फॉर्मूला। मुस्लिम लीग द्वारा 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था, ठीक है। वेवेल योजना। कैबिनेट मिशन भारत आया था, जिसके आधार पर भारत में संविधान सभा का गठन हुआ, ठीक है। अंतरिम सरकार बनी। कैबिनेट मिशन जो कि 1946 मार्च 1946 में भारत पहुंचा था, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे? स्टेफर्ड क्रिप्स। और 2 अन्य सदस्य कौन थे? पैथिक लॉरेंस और ए बी अलेक्जेंडर, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना। और एटली ने घोषणा करी थी 20 फरवरी 1947 को कि 30 जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। आगे देखते हैं माउंटबेटन। देखो, माउंटबेटन जो कि 1947 से 1948 तक का रहा था। 1947 से 1948 तक माउंटबेटन रहा था, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण माउंटबेटन योजना आई थी 3 जून 1947 को, ठीक है। माउंटबेटन योजना, ठीक है। माउंटबेटन योजना आई थी 3 जून 1947 को। और भारत की आजादी 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया, ठीक है। अध्यक्ष ये रहे, प्रधानमंत्री कौन बना दिया गया? जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। देखो, राजतंत्रात्मक ही रहा फिर भी, ठीक है, गणतंत्र नहीं बना था, ठीक है। क्योंकि अध्यक्ष कौन था? माउंटबेटन। अध्यक्ष कौन था यहाँ का?
जो यहाँ का वायसराय था। और प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है, ये अंतिम ब्रिटिश वायसराय था। ठीक है, अंतिम ब्रिटिश वायसराय। प्लस स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? माउंटबेटन। ठीक है, इसके पश्चात कौन आते हैं? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रथम भारत के जो कौन बने थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जो कि 1948 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक का बने थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 26 जनवरी 1950 को प्रथम एवं अंतिम भारतीय, प्रथम और अंतिम भारतीय, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहले और अंतिम भारतीय जो थे गवर्नर जनरल बनने वाले। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, तो ये सब फैक्टिंग में आपने ध्यान रखना है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा आप लोग, देखो 26 जनवरी 1950 राष्ट्रपति के द्वारा शपथ ली गई। ठीक है, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा शपथ ली गई, द्वारा शपथ। तो 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। एक फैक्ट जो सभी को पता है वो क्या है कि 26 जनवरी 1930 को हमने झंडा फहराया था। कहां फहराया था? रावी नदी के तट पर। ठीक है, झंडा फहराया था, इसलिए हम मतलब पहली बार हमने स्वाधीनता दिवस मनाया था, इसलिए हम 26 जनवरी को मनाते हैं। सही है, मनाते हैं। उसी आधार पर उसी तिथि को चयनित किया गया था 26 जनवरी की, लेकिन 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, गणतंत्र दिवस। तो गणतंत्र दिवस का मतलब क्या है? हम गणतंत्र हो गए। गणतंत्र कैसे होते हैं? जब हमारा जो राष्ट्राध्यक्ष है, राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, तो हम गणतंत्र हो गए। यदि वंशानुगत सा चलेगा, ठीक है, अध्यक्षात्मक जो प्रणाली है, जैसे इससे जस्ट पहले देखो राजगोपालाचारी अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे। ठीक है, माउंटबेटन राष्ट्र अध्यक्ष क्या थे? निर्वाचित नहीं हो रहा था। ठीक है, निर्वाचित नहीं था। अब क्या है? निर्वाचित हो गया। जैसे ही राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा शपथ ली गई, ये कहते हैं निर्वाचित राष्ट्रपति थे। ठीक है, इन्हें निर्वाचित किया गया था, इनके द्वारा शपथ ली गई, तब हम गणतंत्र कहलाए। ठीक है, उससे पहले क्या थे? हम राजतंत्रात्मक व्यवस्था में थे, हमारे निर्वाचित नहीं थे। तो गणतंत्र और राजतंत्र में यही फर्क है। 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं क्योंकि हमारे निर्वाचित राष्ट्रपति के द्वारा उस दिन शपथ ली गई थी। ठीक है, अब हम अध्यक्षात्मक प्रणाली में नहीं रहे, हम निर्वाचित प्रणाली में आ चुके हैं, इसलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। मतलब वास्तविक जो महत्व है गणतंत्र दिवस का यही है कि हम गणतंत्र हो गए, हमारा राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित हो गया। ठीक है, हमारा राष्ट्राध्यक्ष अध्यक्षात्मक व्यवस्था में नहीं रहा। ठीक है, तो इसलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो गणतंत्र का मतलब ही यही होता है कि हमारा राष्ट्राध्यक्ष क्या होगा? निर्वाचित होगा। तो हमारे राष्ट्रपति जी निर्वाचित हो गए, इनके द्वारा शपथ ली गई 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसलिए हम सीधा यहाँ से गणतंत्र हो गए। यहाँ तक हम राजतंत्र में ही थे अभी। ठीक है, राजतंत्र ही था यहाँ तक का। इसके पश्चात हम गणतंत्र, पूरी तरह गणतंत्र हम हो गए। ठीक है, तो ये है वायसराय की क्लासेस। उम्मीद है आप लोगों को वायसराय का जो टॉपिक है मेरे द्वारा आपको क्लियर कराया गया, तो काफी अच्छा आपको लगा होगा। ठीक है, अच्छा आपको समझ में आया होगा और उम्मीद करता हूं आप लोग इसको बेहतर करेंगे, बेहतर पढ़ेंगे और याद रखेंगे। साथ ही एग्जाम में यदि यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो आपने गलत नहीं करना है। यदि आप यूकेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 1 नंबर तो आपको यहाँ से आना ही आना है। ठीक है, तो इस बात को तो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि 1 नंबर तो आपका पक्का आएगा। तो यूकेपीएससी के लिए आप तैयारी करें तो वायसराय आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग रिवीजन कीजिए और ज्यादा से ज्यादा, मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि केवल रिवीजन पर फोकस रखिए। ठीक है, ज्यादा पढ़ना जरूरी नहीं है, जितना पढ़ रहे हैं वो दिमाग में बैठना जरूरी है, आपको समझ में आना जरूरी है, याद करना जरूरी है। तो रिवाइज जितना करेंगे उतना अच्छा बेहतर आप समझेंगे और बेहतर आपको याद रहेगा। ठीक है, और एग्जाम में गलतियों की संभावना भी कम हो जाएगी। तो मैं लिखाते लिखाते भी आपको क्वेश्चन, संभावित क्वेश्चन भी बताते रहता हूँ, प्रश्न कैसे बनता। ठीक है, तो प्रश्न बनाना भी आपको आना चाहिए, तभी आप प्रश्न बनाना जब आप सीखेंगे तभी आप एग्जामिनर के माइंड को पढ़ पाएंगे कि हाँ एग्जामिनर कैसे सोचता है, क्या सोचता है। ठीक है, तो वही चीजें देखो सेम ही तो है, मस्तिष्क सबका सेम है, इंसान सब सेम है, कोई
विशेष नहीं होता है, ठीक है। हमारी तरह वो अगला बंदा भी सोचता होगा, थोड़ा बहुत एडवांस हो सकता है, तो एडवांस हमें भी बनना है ना। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि हम नहीं बन सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ संभव है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।